मैं दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 11वां इकाई जिसका नाम है अल्कोहल फिनाल ईथर। इसमें से अल्कोहल जो है आप पूरा पढ़ चुके और फिनाल भी लगभग पूरा हो चुका। उसमें से एक आपका परीक्षण बचा हुआ है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं और एक ईथर बचा हुआ है। आपका लास्ट टॉपिक जो है वो बचने वाला है ना, वो बचा हुआ है तो आज कंप्लीट करेंगे उसको। तो हम देखेंगे अभी फिनाल का परीक्षण। पहले तो परीक्षण देखते हैं। परीक्षण मतलब क्या होता है, जिसको लैब में करके देखा जाता है कि रियल में हम लोग जिस चीज़ का बारे में पता कर रहे हैं वो रियल में है या नहीं, ये परीक्षण कहलाता है ना। क्योंकि लैब में बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, केमिकल होते हैं और सभी केमिकल को देख करके नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा केमिकल कैसा है। या तो उसमें लेमिनेशन रहेगा तो रहेगा, या तो आपको प्रैक्टिकल के लिए दे दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको पहचानना पड़ता है। जैसे आपको इसी को दे दिया, फिनॉल दे दिया और आपको बोल रहे हैं कि आप ये फिनाल है, इसका आप टेस्ट कीजिए, परीक्षण कीजिए, तो वो सब लैब में होता है। तो उसी प्रकार फिनाल का परीक्षण के लिए भी एक यहाँ पर एक टेस्ट दिया गया है और उस टेस्ट के हिसाब से आप बता सकते हैं कि हाँ भाई उसमें आपका फिनाल क्या है, उपस्थित है या उपस्थित नहीं है। और इसका नाम है फिनाल का जो परीक्षण का वो है लीवरमैन नाइट्रोसो परीक्षण जिसको बोलते हैं। तो देखते हैं लीवरमैन नाइट्रोसो परीक्षण फिनॉल के किस प्रकार से परीक्षण देता है ना, कैसे हमको पता चलता है कि उसमें फिनाल है या नहीं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको क्वेश्चन भी कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिनाल के परीक्षण के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या लेते हैं भाई, फिनाल को ही ले लेते हैं। और फिनाल आप जानते हैं क्या होता है आपका, ये हमारा क्या होता है, फिनाल होता है ना। जब बेंजीन में OH लगा देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, ये फिनॉल है। ठीक, इस फिनॉल को हम लोग किसके साथ क्रिया कराते हैं भाई, नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल का फार्मूला क्या होता है हमारा, HNO2 होता है। इसे हम नाइट्रस अम्ल के नाम से जानते हैं। और ये टूटता है किसमें, OH और NO में। ये टूट जाता है OH और NO में। और हम जानते हैं OH क्या होता है, इसमें माइनस चार्ज वाला होता है और ये NO क्या होता है, प्लस चार्ज वाला होता है। और जो प्लस चार्ज वाला होता है उसको इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, आवश्यकता होता है, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है हमारा। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है ये इसको E+ से दर्शाते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहता है। तो ये कहाँ पर ज़्यादातर बेंजीन के कहाँ पर जुड़ता है, या तो आर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर। तो ये जो हमारा N होता है, ये NO वो हमारा क्या करता है, ये जो हमारा जो फिनाल होता है उसके पैरा पोजीशन पर जाके क्या हो जाता है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड वो इस प्रकार से जुड़ जाता है ना। और वहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, क्योंकि जहाँ पर जुड़ता है वहाँ एक हाइड्रोजन रहता है। तो वो जो हाइड्रोजन होता है वो प्लस चार्ज वाला होता है, इसलिए इस माइनस के साथ OH के साथ क्या हो जाता है, H2 के रूप में बाहर निकल जाता है और हमको पैरा नाइट्रोसो फिनाल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा नाइट्रोसो फिनाल कहते हैं। अब ये जो पैरा नाइट्रोसो फिनाल रहता है इसमें क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है भाई। पुनर्विन्यास मतलब रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, पुनर्विन्यास यहाँ पर होता है। तो पुनर्विन्यास के चक्कर में क्या होता है, ये आपका जो H+ होता है, ये हमारे H जो होता है, ये हमारा जो H होता है वो कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, आ जाता है। क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होगा, अगर आपका ज़्यादा होगा तो इसके साथ आके जुड़ सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, ये जब हाइड्रोजन यहाँ पर आता है तो इनका जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका शिफ्ट हो जाता है और एक हमारा यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन जब छोड़ता है तो अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, तो डबल बॉन्ड वो हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड की स्थिति आ जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है, हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से एक यौगिक प्राप्त हो जाता है और इस यौगिक को हम बोलते हैं क्यूनोन, है ना। क्यूनोन का ऑक्जिम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, क्यूनोन का ऑक्जिम कहा जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू हो गया नोन, क्यूनोन, क्यूनोन का ऑक्जिम या क्यूनोन ऑक्जिम कहते हैं, ऑक्जिम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूनोन ऑक्जिम, ऑक्जिम कहा जाता है। तो ये क्यूनोन ऑक्जिम क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब वो जो क्यूनोन ऑक्जिम बना है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूनोन ऑक्जिम कहते हैं, ऑक्जिम कहा जाता है। तो इस क्यूनोन का जो ऑक्जिम होता है इसको आगे हम क्या करते हैं, फिर पुनः फिनॉल के साथ क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के लिए लेते हैं उधर से क्यूनोन का जो ऑक्जिम है उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ से हम फिर से क्यूनोन का ऑक्जिम को इस प्रकार से ले लेते हैं। डबल बॉन्ड क्या होता है O, और यहाँ इस प्रकार से, और ये क्या हो जाता है आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाता है N, और इधर होता है OH। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूनोन का ऑक्जिम बोलते हैं। क्यूनोन का क्या कहते हैं भाई, इसको ऑक्जिम कहा जाता है। तो इस क्यूनोन के ऑक्जिम को हम
किसके साथ क्रिया कराते हैं, फिनॉल के साथ। फिनाल इस प्रकार से हमारा होता है, ये बेंजीन हो गया, ये OH हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फिनॉल के साथ पुनः इसको क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम फिनॉल के साथ क्रिया कराते हैं, ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये होता है H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, और ये भी उनमें पार्टिसिपेट करती है। मतलब इन दोनों की क्रिया में H2SO4 भी पार्टिसिपेट करती है। और आप जानते हैं H2SO4 जो होती है वो H+ आयन और HSO4 माइनस आयन में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो उस स्थिति में यहाँ से एक प्लस आयन और एक माइनस आयन यहाँ से क्या हो जाती है आपकी, एक H2 के रूप में क्या हो जाती है, आपका बाहर निकल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर का जो हाइड्रोजन होती है, ये जो हाइड्रोजन होती है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, तो उस स्थिति में कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज आ जाती है। तो उसके साथ हाइड्रोजन जाके क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये आपका इस प्रकार से यौगिक जो है आपकी क्या होती है, निर्मित होती है। डबल बॉन्ड वही रखते हैं, और यहाँ पर जो है ये वाला जो H होती है वो इसके साथ आके जुड़ जाती है। फिर ये तो आपको सेम टू सेम रहेगा जैसे दिख रहा है, डबल बॉन्ड N, फिर ये N, ये तो देखो बीच से हमारा क्या निकल गया, H2O निकल गया है। तो इसलिए N डायरेक्ट इस बेंजीन के साथ जुड़ती है जिसमें हमारा OH जुड़ा हुआ है। तो ये आपका इस प्रकार से क्या हो जाती है, आपकी जुड़ जाती है, इस प्रकार से कि निर्मित होती है। क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला छूट रहा है तो ये पूरे प्लस होती है, और यहाँ पर HSO4 जो होती है वो आपकी क्या होती है, माइनस अवस्था में क्या होती है, पाई जाती है। इसका नाम होती है इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉल है ना, इंडोफिनॉल। और इसको बोलते हैं मोनोसल्फेट, मोनोसल्फेट के नाम से जानी जाती है। मोनोसल्फेट जो कि कैसा रंग का होती है भाई, ऐसा करने से आपको हरा रंग क्या होती है, प्राप्त होती है। अब क्या की जाती है, इसको आगे फिर से जब क्या की जाती है, प्रक्रिया करा दी जाती है, मान लो इसको गर्म हीट कर दी जाती है, तो उस स्थिति में यहाँ से क्या होती है, जैसी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, पुनः जो H जो जुड़ा था वो H और ये हमारा H2SO4 क्या हो जाती है, यहाँ से माइनस हो जाती है ना। आगे प्रक्रिया उसको जब क्या कही जाती है, कराई जाती है, तो ये जो HSO4 है ये, और यहाँ से जो H है पुनः क्या हो जाती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है, किसके रूप में, H2SO4 के रूप में रिलीज हो जाती है। तो एक स्थिति फिर से कैसा निर्मित हो गया, ये हमारा हो गया बेंजीन, ये हो गया, और इसमें आपका डबल बॉन्ड क्या हो गया, आपका OA ऐसा हो गया, और फिर क्या हो जाता है हमारा, ये डबल बॉन्ड इधर N हो गया, और ये हमारा क्या हो जाती है, एक जैसे आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार से एक यौगिक क्या हो जाती है, आपकी प्राप्त हो जाती है। फिर से इस प्रकार से क्या मिल गया, आपका यौगिक क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो ये जो यौगिक बनती है इसको भी इंडोफिनॉल के नाम ही से ही जानी जाती है। ये भी कौन सा होती है भाई, इंडोफिनॉल ही होती है, बट इसका कलर लाल रंग का होती है। तो ये हमारा कौन सा फिनॉल हो गया, इंडोफिनॉल, इसको बोलते हैं इंडोफिनॉल, और इसका कलर कैसा होती है, हमारी लाल रंग का होती है। तो इस तरीक़ा से एक यौगिक प्राप्त हो जाती है। अब इसको आगे क्या कर दी जाती है भाई, इसको आगे क्रिया कराने के लिए इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दी जाती है, प्रक्रिया करा दी जाती है, मतलब उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दी जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH माइनस चार्ज होती है और ये प्लस चार्ज होती है। इसी प्रकार इसकी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज होती है। तो यहाँ का हाइड्रोजन और इसका OH क्या हो जाती है, यहाँ से H2O के रूप में क्या हो जाती है, आपकी रिलीज हो जाती है, और फाइनली हमको क्या हो जाती है, प्रोडक्ट जो होती है वो गहरा नीला रंग के रूप में क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो कैसे बनेगा, ये हो गया बेंजीन इस प्रकार से, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड O कर देते हैं, फिर इधर से क्या जुड़ा है, N जो कि डबल बॉन्डेड है, फिर N, और यहाँ से आपका जुड़ा है आपका बेंजीन। इस प्रकार से ये बेंजीन जुड़ा था हमारा, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये माइनस चार्ज के रूप में रहती है, और ये जो माइनस चार्ज होता है उस स्थिति में सोडियम आके इसमें प्लस चार्ज के रूप में क्या हो जाती है, आपकी जो है जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये पाई जाती है। नहीं तो इसको डायरेक्ट भी क्या की जा सकती है भाई, इसी के साथ जोड़ के लिखी जा सकती है या की जा सकती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो माइनस और N क्या होती है, आप इस प्रकार से प्लस चार्ज के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। बट हम ऐसे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारा O क्या होता है, माइनस हो गया, और N क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। ये भी हमारा क्या होता है, इंडोफिनॉल ही होता है, इंडोफिनॉल है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग इंडोफिनॉल, और सोडियम आयन बोल सकते हैं, क्योंकि सोडियम दिया है हमारा Na2, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम आयन। इंडोफिनॉल सोडियम आयन कहते हैं।
और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हमारा गहरा नीला रंग होता है। और यह ऐसा ही गहरा नीला रंग आता है तो पता चल जाता है हाँ भाई कि उनमें क्या उपस्थित है, हमारा फिनॉल उपस्थित है। तो इस तरीक़ा से फिनॉल का क्या किया जाता है, आपका परीक्षण किया जाता है। इतने ही स्टेप करने के बाद आपका फिनॉल का परीक्षण हो जाता है, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, लीबर-1 नाइट्रोसो परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको प्रश्न पूछ सकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है ना। क्वेश्चन कोई भी रहे भी बन जाता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होता है। तो ये हो गया लीबर-मैन नाइट्रोसो परीक्षण, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। आगे आपका दिया है फिनाल का उपयोग। फिनाल अपने घर में भी यूज करते हैं, लेकिन वो प्योर फिनाल नहीं होता है, वो जल युक्त वाला फिनाल होता है। बट फिनाल तो वही है, फार्मूला तो वही रहता है, बट हम प्योर फिनाल का उपयोग नहीं करते हैं भाई, है ना। उसमें कुछ पानी का, कुछ में अन्य पदार्थ, खुशबू उशबू भी मिला करके हम घर में सफाई वफाई के लिए क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा और बहुत से उपयोग है फिनॉल का जो यहाँ पर दिया गया है ना। एक तो दिया है हमारा बेकेलाइट बनाने में। ये बेकेलाइट निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग विद्युत उपकरणों में रोधी के रूप में प्रयोग करते हैं। तार जो रहता है ना, ऊपर में जो प्लास्टिक रहता है, वो विद्युत रोधी कहलाता है। विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत का अवरोध करे उसको विद्युत रोधी कहते हैं। तो उनमें फिनाल का उपयोग किया जाता है ना, क्योंकि फिनाल का उपयोग बेकेलाइट बनाने में किया जाता है। और बेकेलाइट का उपयोग किस में करते हैं, विद्युत उपकरण में करते हैं। तो कुल मिलाकर फिनाल का उपयोग तो हो ही रहे ना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये जो नायलॉन है, कृत्रिम रेशम है, ये हम लोग पढ़ेंगे ना। एक कोई हमारा चैप्टर है पॉलीमर, उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल से। फिलहाल तो नायलॉन, कृत्रिम रेशम निर्माण में भी ये प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। कहीं न कहीं इनके निर्माण में, नायलॉन के निर्माण में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके अलावा दवाई बनाते हैं, जैसे हम लोग सैलिसिलिक अम्ल बनाए थे, सैलाल बनाए थे, एस्प्रिन बनाए थे, ऐसे बहुत सारे दवाई बनाने में भी फिनाल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिनॉल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके अलावा आपका ये देखो कृमिनाशक जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में फिनाल का उपयोग किया जाता है ना। तो आपका जो डेटॉल यूज़ करते हैं उसमें भी फिनाल की कुछ मात्रा रहता है भाई। तो ये हमारा इसके रूप में कार्बोक्सिलिक साबुन के रूप में, है ना, लोशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिनाप्थलीन बनाते हैं हम लोग, है ना, फिनाप्थलीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डामर गोली जिसको बोलते हैं ना, फिनाप्थलीन, वो सब बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये जो रंजक बनाने में डाई का उपयोग किया जाता है, इसको बनाने में, है ना। साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। स्याही के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक है विसंक्रामक, कवकनाशी, जीवाणुनाशी आदि के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से फिनाल का उपयोग क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया फिनाल का परीक्षण और फिनाल का क्या हो गया, उपयोग। चलिए इतना में हमारा जो आपका फिनाल वाला खंड होता है वो भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और लेसन के हिसाब से हमने 2 खंड जो है कंप्लीट कर लिया, एल्कोहल वाला को और फिनाल वाला को। अब कौन सा खंड बचा है भाई हमारा, ये सी वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। वैसे ईथर को सामान्य स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन होता है और ये हमारा एक ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, आपको पता है। तो सामान्य स्थिति में ईथर को हम इस प्रकार से क्या करते हैं, शो करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु, है ना, 2 जो है अपने संयोजकता के साथ किसी के साथ जुड़ा हो सकता है। और अगर पूरा देखना चाहेंगे तो ईथर को RO से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, ROR से ही हम ईथर को क्या करते हैं भाई, दर्शाते हैं। ठीक है, तो ROR ज़्यादा प्रचलित है ना। और वो ROR जो लिखे हैं वो 2 प्रकार से होता है। अब हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं भाई, हाइड्रोकार्बन पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और किससे बना हो, हाइड्रोजन से बना हो, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एलिफेटिक, है ना, और एक क्या होता है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला, एलिफेटिक मतलब होता है आपका चैन वाला। तो आप दोनों ही स्थिति में क्या कर सकते हैं, ईथर को परिभाषित कर सकते हैं। अगर एलिफेटिक की स्थिति में देखेंगे तो अलग परिभाषा आएगा, एरोमेटिक में देखेंगे तो अलग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से तो जुड़ना है। तो एलिफेटिक ईथर किसे बोलते हैं, तो जब यहाँ पर हम बोल सकते हैं जब ऑक्सीजन परमाणु से, है ना, जुड़ा हुआ, जब दोनों समूह या ऑक्सीजन की जो भी संयोजकता है, 2 संयोजकता, है ना, या डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु से अगर जुड़ा हुआ दोनों समूह एलिफेटिक एल्किल हो या एल्किल समूह हो, है ना, एरिल समूह ना हो, क्या हो, बल्कि आपका एल्किल समूह हो। तो जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या हो, एल्किल समूह हो, RR वाला समूह हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक ईथर कहते हैं। मतलब एलिफेटिक ईथर वह ईथर होता है जिसमें जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, उस ऑक्सीजन परमाणु से 2 एलिफेटिक क्या जुड़ा होता है, हमारा
हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक क्या जुड़ा रहता है आपका, एल्किल समूह क्या होता है, जुड़ा रहता है। या डायरेक्ट बोल सकते हैं जब ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक ईथर कहते हैं, एलिफेटिक ईथर कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो जब ऑक्सीजन परमाणु से, है ना, जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या हो, एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो, एरिल समूह हो, तो उसे क्या कहा जाता है आपका, एरोमेटिक कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं एलिफेटिक हमारा ईथर क्या होता है भाई, तो एलिफेटिक ईथर वह ईथर होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या होता है, एल्किल समूह होता है। और एरोमेटिक ईथर वह ईथर होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या होता है आपका, एरिल समूह होता है। एरिल समूह का मतलब होता है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेंजीन रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं हम लोग, बेंजीन रख सकते हैं भाई। हाँ, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा जब ऑक्सीजन परमाणु से 2 बेंजीन समूह जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक ईथर। और जब हम क्या बात करें, जब ऑक्सीजन परमाणु से, है ना, 2 एल्किल समूह या 2 मेथिल समूह या 2 एथिल समूह जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक ईथर कहते हैं। तो इस प्रकार से एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर को बता सकते हैं। तो परिभाषा आप जैसे चाहेंगे दे सकते हैं भाई। एलिफेटिक ईथर वह ईथर होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या होता है, आपका एल्किल समूह होता है। एरोमेटिक ईथर वह ईथर होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या होता है, आपका बेंजीन होता है या आपका एरिल वाला ग्रुप होता है। तो इस तरीक़ा से आप एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर को बता सकते हैं। अब दोनों को मिला के यहाँ पर बोल रहा है एरोमेटिक और एलिफेटिक ईथर बताइए बोल के। तो जब ऑक्सीजन परमाणु से एक हमारा एल्किल समूह जुड़ा हो और एक क्या जुड़ा हो, एरिल समूह जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक ईथर कहते हैं। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह एक जगह बेंजीन लिख देते हैं और O के साथ क्या करते हैं, CH3 जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो CH3 होता है वो एरोमेटिक प्रकार का होता है और ये जो बेंजीन होता है वो एलिफेटिक होता है। CH3 जो है एलिफेटिक प्रकार का होता है और बेंजीन जो है एरोमेटिक प्रकार का होता है। तो ये दोनों प्रकार का इसमें क्या कर रहा है, समूह जुड़ रहा है, किससे, ऑक्सीजन परमाणु से। तो एरोमेटिक एलिफेटिक ईथर क्या होता है, तो जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ जो है एक समूह एलिफेटिक हो और एक एरोमेटिक हो, अर्थात एक एल्किल समूह हो और एक एरिल समूह हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो है एरोमेटिक एलिफेटिक ईथर के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा में ज़्यादा झंझट नहीं है, अपने हिसाब से दे देना और बढ़िया से एक एग्जाम्पल बता देना और कुछ नहीं करना है। इसका नाम फिलहाल तो एनीसॉल है। क्या सॉल है हमारा, एनीसॉल, एनीसॉल बोलते हैं इसको, है ना। और भी नाम है इसका, नाम अभी नामकरण में देखेंगे। तो ये हमारा 3 प्रकार का ईथर हो गया आपका। कितने प्रकार का, हमारा 3 प्रकार का। तो ईथर का सामान्य परिचय हो गया। एलिफेटिक ईथर क्या है मैंने बता दिया, एरोमेटिक ईथर क्या है बता दिया, और एरोमेटिक एलिफेटिक ईथर क्या है वो भी हमने बता दिया। अब जो है यहाँ पर ईथर का क्या दिया गया है, वर्गीकरण दिया गया है भाई। आगे क्या दिया है हमारा, ईथर का वर्गीकरण, ईथर का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण मतलब होता है बांटना, किसको बांटेंगे हम लोग, ईथर को। तो ईथर का यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक दिया है हमारा सम्मित ईथर और एक दिया है हमारा असम्मित ईथर। तो 2 प्रकार का ईथर यहाँ पर दिखाया गया है भाई, सम्मित और असम्मित। अगर हम सम्मित ईथर की बात करें तो सम्मित ईथर की परिभाषा एकदम सरल है। जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह क्या हो, एक जैसा हो, समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मित जो है ईथर कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह क्या हो, एक समान हो, एक जैसा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मित ईथर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं R के जगह CH3 रख दूँ और यहाँ पर O करके फिर से CH3 रख दूँ, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या है, समान समान है ना, मेथिल मेथिल है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित ईथर कहते हैं और इसका नाम होता है डाईमेथाइल ईथर, डाईमेथाइल ईथर। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं सम्मित ईथर क्या होता है भाई, तो जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह कैसा हो, एक जैसा हो, तो उसे हम सम्मित ईथर कहते हैं। जैसे आप एरिल वाला में लिखेंगे तो C6H5O और C6H5 लिख सकते हैं। इसका नाम होता है डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डाईफेनिल ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन परमाणु है उससे जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या है हमारा, सेम टू सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सम्मित ईथर कहते हैं। तो मान लो क्वेश्चन आ जाता है सम्मित ईथर किसे कहते हैं, तो
और जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों हमारा एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह एक जैसा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सममित ईथर कहते हैं, सममित ईथर कहा जाता है। जैसे डाईमेथिल ईथर आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल समूह एक जैसा है, मेथिल मेथिल है, इसलिए सममित ईथर है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों समूह एक जैसा है, फेनिल है, तो सममित ईथर है। तो इस तरीक़ा से आप सममित ईथर को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका सममित ईथर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा असममित ईथर। तो इसका तो नाम से ही पता चल जा रहा होगा, पहला वाला समझ में आ गया अगर, है ना। असममित ईथर क्या होता है भाई, तो असममित ईथर क्या होता है, तो वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह समान ना हो, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असममित ईथर। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट उदाहरण अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C6H5 और ये O हो गया और इधर मैं लिख दिया CH3, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर एक समूह जो होता है वो हमारा बेंजीन वाला है हमारा, है ना, जिसको फेनिल बोलते हैं यहाँ पर, और एक समूह क्या है हमारा, मेथिल वाला है। तो दोनों अलग अलग है हमारा, एक मेथिल है और एक फेनिल है, मतलब अलग अलग हो गया। वैसे तो इसका नाम क्या होता है हमारा, मेथिल फेनिल ईथर या मेथिल फेनाइल ईथर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो समूह हैं, है ना, ये वाला समूह देखो अलग है, ए वाला समूह क्या है, अलग है। तो हम असममित ईथर को बोल सकते हैं कि असममित ईथर वह ईथर होता है जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो है असममित ईथर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए, और भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं भाई, जैसे CH3 कर दिए, O कर दिए, और इधर हम लोग C2 क्या कर दिए, H5 कर दिए। अब यहाँ पर C2H5 को बोलते हैं एथिल और CH3 को बोलते हैं कौन सा, मेथिल। तो एथिल मेथिल और ये क्या हो जाता है आपका, ईथर हो जाता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन परमाणु है उस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों आपका समूह क्या है, हमारे अलग अलग है, इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, असममित ईथर के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तो हो गया भाई ईथर का वर्गीकरण, एक सम्मित और एक क्या हो गया आपका असम्मित। मेरे ख्याल से दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वर्गीकरण। चलिए अब हम नामकरण की ओर चलते हैं। और ऐसे आप जानते हैं नामकरण की केमिस्ट्री में ज़्यादातर दो ही विधियाँ होता है हमारा। तो ये ईथर का क्या है हमारा, नामकरण। और ईथर के नामकरण की दो विधियाँ होता है भाई, एक होता है हमारा साधारण विधि और एक होता है हमारा IUPAC विधि। साधारण मतलब जो आपका उत्पत्ति के आधार पर हो सकता है ना, उसका गुण के आधार पर हो सकता है। बट IUPAC नेम क्या होता है, वो डायरेक्टली जो है हमारा केमिस्ट्री के जो भी एक जो संस्था है, मेन संस्था, उनके द्वारा बनाया गया हमारा नेम होता है। तो हम दोनों देखने वाले हैं, साधारण नाम भी देखने वाले हैं, IUPAC नेम भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले किसके पास भाई, साधारण नाम, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अब साधारण नाम को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो साधारण नाम होता है उसको हम देखेंगे तो यहाँ पर इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक किसके लिए देखते हैं, सम्मित ईथर के लिए पहले देख देते हैं, जिसकी परिभाषा आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। तो पहले हम किसके देखेंगे भाई, सम्मित ईथर के लिए। फिर किसके लिए देखेंगे, असम्मित ईथर के लिए ना। दोनों के लिए अलग अलग मैं यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। और फिर इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। पहले हम लोग सम्मित ईथर के साधारण नाम के पास चलते हैं। हम ये साधारण नाम की चर्चा कर रहे हैं ना भाई। सम्मित ईथर में क्या होता है आप जानते हो, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह जब समान होता है तो उसे सम्मित ईथर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका नामकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले तो डाई लगाना पड़ेगा। फिर आर को क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं, तो एल्किल लगाना पड़ेगा, है ना। और उसके लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा आपका, ईथर। मतलब यहाँ पर जो ईथर है ना वो आपका सफिक्स के रूप में रहेगा। सफिक्स मतलब जो बाद में आता है उसको सफिक्स बोलते हैं ना ये। और ये दोनों क्या रहेगा आपका, प्रीफिक्स के रूप में रहेगा। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है, मतलब आपको क्या करना है, सफिक्स के रूप में ईथर लिखना है, प्रीफिक्स के रूप में पहले जो है डाई एल्किल लिखना है। डाई एल्किल मतलब डाई तो लगाना ही है, आपको चेंज किसको करना है, एल्क को। किसको चेंज करना है, एल्क को, क्योंकि एल्क जो है कार्बन का नाम होता है। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डाई रहेगा ही, है ना, YL रहेगा ही, काफ़ी कार्बन दिखेगा उसको आपको यूज़ करना है। और दो कार्बन नहीं देखना है, क्योंकि सामने में आप डाई लगा दिए मतलब ऑलरेडी दो की बात कर रहे हो। और सफिक्स में आपको ईथर लगाना है। तो प्रीफिक्स हो गया डाई एल्किल, सफिक्स हो गया आपका ईथर। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे दो तीन ठो। जैसे मैं एक आर की जगह क्या रख दिया, CH3, तो दूसरे आर के जगह भी तो मैं क्या रखूँगा भाई, CH3 रखूँगा। तो नामकरण में पहले क्या लगाएंगे, अगर सफिक्स यूज करते हैं तो पहले क्या लगाएंगे, ईथर को। ये ईथर ला शुरू में क्या लगाएंगे, डाई को। कितना कार्बन दिख रहा है हमारा, कार्बन संख्या कितना, एक है, तो एक को क्या बोलते हैं, मेथ,
ठीक है, और YL इसमें लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल। देखो डाई वर्ड कर रहे हैं मतलब दोनों मेथिल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, तो दो बार है सेम सेम है तो डाई लगाते हैं। कौन है वो लोग, मेथिल हैं, तो डाई मेथिल ईथर। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं। सेकेंड नंबर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है C2H5, यहाँ पर वो कर दें, ये कर दें C2H5, तो आप क्या लगाएंगे पहले भाई डाई, फिर कौन है लोग, एथिल है, तो ये हो जाएगा एथिल, लास्ट में क्या लगाएंगे हम लोग, ईथर, तो डाई एथिल ईथर हो गया, है ना। उसी प्रकार आप फेनिल वाला का भी बात कर सकते हैं भाई। यहाँ पर आप क्या करते हैं C6H5 और O हो गया और C6H5, इसको आप देखेंगे सामने में क्या लगाएंगे डाई, ये लोग कौन है, फेनिल हैं, तो इसका नाम होता है फेनिल, और लास्ट में क्या लगाना है आपका ईथर। तो आपको जो है सामान्य नामकरण के जो सम्मित वाला ईथर है इसमें कोई टेंशन ही नहीं, सामने में डाई लगाओ, जितना कार्बन है उसमें YL लगा दो, 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोपिल, और लास्ट सफिक्स ग्रुप में क्या लगा दो, ईथर लगा दो, आपका सम्मित जो ईथर है उनका नामकरण हो जाएगा। इसको और भी कई तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल इतना से अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कमेंट्स करके हमारे ऐप में दिए गए जो भी नंबर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं भाई। तो ये तो हो गया फिलहाल इसका जो है नामकरण, किसका वाला, सम्मित वाला का, ठीक है। अब हम चलते हैं किसके पास भाई, असम्मित। असम्मित क्या होता है हमारा, असम्मित मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों समूह जो है समान नहीं होता है, अलग अलग होता है, उसको हम लोग असम्मित ईथर कहते हैं। इसके नाम में डाई नहीं लगाते हैं, बल्कि दोनों एल्किल का नामकरण अलग अलग करते हैं। जैसे एल्किल एक ठो को बोलेंगे, फिर से दूसरा को भी क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे, क्योंकि 2 आर है, दोनों आर अलग अलग होगा तो दोनों को बोलना पड़ेगा आपको, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। मतलब यहाँ पर सफिक्स के रूप में ईथर ही है, बट डाई वर्ड यहाँ यूज नहीं हो रहा है। ये हमारा क्या है, सफिक्स है हमारा, और ये दोनों हमारे क्या हैं, प्रीफिक्स हैं, ठीक है। तो सफिक्स हो गया और क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो आपको ईथर तो सफिक्स रहेगा ही। अब ये दोनों आर का क्या करना है, आपको नामकरण करना है। इस आर को भी बोलना है, इस आर को भी बोलना है। अब किस आर को पहले बोलना है ना भाई, 2 आर है और दोनों को बोलना है, अलग अलग बोलना है, तो किसको पहला बोलना है, तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको पहले बोलना है। किसमें भाई, अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी जो हमारा क्या होता है, वर्णमाला होता है, उसके आधार पर आपको बोलना है। जैसे हम यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट करें अगर, तो यहाँ पर जैसे दिया है CH3O और ये दिया है C2H5, तो आप देख रहे हैं C2H5 को हम एथिल बोलते हैं और CH3 को मेथिल बोलते हैं। तो अंग्रेजी के वर्णमाला में ई पहले आता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एथाइल हो गया पहले, और फिर एम आता है तो इसको मेथाइल बोलते हैं। तो एथाइल मेथाइल हमारा क्या हो जाता है आपका, ये ईथर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, ईथर। देखो आप दोनों एल्किल समूह बोल रहे हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से, एल्किल बोले फिर एल्किल, तो देखो हमने एथाइल पहले बोला, फिर मेथाइल बोला, फिर लास्ट में क्या बोला, ईथर बोला। लेकिन ये दोनों एल्किल समूह को हम किसके आधार पर बोल रहे हैं, अल्फ़ाबेट के आधार पर। जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में, और सफिक्स के रूप में क्या लगाना है आपको, ईथर लगा देना है, आपका काम बन गया। और भी आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं भाई। जैसे यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं C6H5O और यहाँ पर C2H5। अब यहाँ पर देखो एथिल बोलते हैं, इसको फेनिल बोलते हैं, तो पहले कौन आएगा, फिर से एथाइल आ जाएगा, और इसको हम लोग फेनिल बोलते हैं, तो ये फेनाइल हो गया, ये फेनिल हो गया, और लास्ट में क्या लगाएंगे, ईथर लगाएंगे। तो ये हमारा देखो दूसरा वाला का भी नामकरण क्या हो जाता है आपका, इस प्रकार से हो जाता है। तो आपको सामान्य नामकरण में क्या करना है, सम्मित वाला है असम्मित वाला है उसको देख लेना है। सम्मित वाला है तो डाई लगाओ, फिर जो भी एल्किल समूह है उसका नाम बोलो और लास्ट में ईथर लगाओ। मान लो असम्मित है, तो असम्मित है तो देख लो पहले कौन आता है अल्फ़ाबेट में, उस एल्किल का नाम बोलो, फिर उसके बाद वाला एल्किल का नाम बोलो, और लास्ट सफिक्स में क्या लगाओ, ईथर लगाओ। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है ना। और भी इसमें बहुत सारे नामकरण होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे दिया है CH3, ये थर्ड नंबर है हमारा CH3, और ये दिया है O, और इधर मैं लिख देता हूँ C, यहाँ से लिख देता हूँ CH3, और यहाँ पर मैं लिख दिया CH3, ऐसा करके दिया गया है। तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, ये हमारा ये वाला साइड वाला क्या होता है, मेथिल होता है। इसमें 3 कार्बन है, बट बीच से टूटा है, तो आप जानते हो इसको आइसो बोलते हैं, तो आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। तो पहले कौन आ जाएगा, मेथिल आएगा, है ना, फिर बीच में टूटा है तो क्या लगाएंगे, आइसो। 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, मतलब प्रोपिल, और लास्ट में क्या लिखेंगे,
ईथर, इस प्रकार से भी इसका हम नामकरण कर सकते हैं, नामकरण किया जा सकता है। ये हमारा इस प्रकार से भी नामकरण करते हैं। तो ये हो गया आपका ईथर का जो भी है साधारण नामकरण, जिसको हम लोग सम्मित में अलग, असम्मित में अलग देखें। चलिए इसमें इतना ही करते हैं। अब हम आगे चलते हैं किसके लिए, आयुपेशी पद्धति में, है ना। आयुपेशी पद्धति मतलब सब तरफ जो मान्य होता है उसको आयुपेशी पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में क्या होता है, वैसे तो नियम दोनों प्रकार के जो हमारे क्या होते हैं, जो ईथर होते हैं उसमें समान ही होते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, ये होता है आर, ये होता है ओ, और ये हमारा होता है आर। दो आर आर है हमारा। अब यहाँ पर ये दोनों आर समान हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है हमारा कि अगर दोनों आर अगर समान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अलग अलग हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। इनमें क्या होता है, दो आर है तो उनमें से एक आर को एल्केन मानते हैं और एक आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, अगर वो एक आर को मिल जाता है तो एल्कोक्सी कहलाता है, और दूसरा वाला जो आर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एल्केन कहलाता है। तो अभी देखो आर दो जने हैं और ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन जिसको मिल जाता है वो एल्कोक्सी कहलाता है, और जिनको नहीं मिलता है वो एल्केन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इनको, एल्कोक्सी। तो जिस एल्किल को हमारा क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, और जिनको नहीं मिल पाता है उनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। जैसे स्टार्टिंग वाला आर को मान लो क्या मिल गया, ऑक्सीजन उसको मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, और बेचारा बगल वाला को नहीं मिला तो उसको क्या बोलेंगे, एल्केन। तो यहाँ पर पहले क्या बोलना है आपको, एल्कोक्सी वाला को बोलना है, फिर एल्केन को बोलना है। मतलब एल्कोक्सी को पहले लिखना है, एल्केन को बाद में लिखना है। अब देख लेना कौन ऑक्सी होगा और कौन हमारा क्या होगा, आपका एन होगा। तो ये हमारा एन वाला क्या होगा भाई, सफिक्स होगा, मतलब इसको एन वाला को बाद में लिखेंगे, एल्केन को, और एल्कोक्सी को क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे। ये भी याद रखना ना, ये रूल्स है हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें हम दोनों प्रकार के ईथर में इसको क्या करते हैं, चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर दिया है CH3O और यहाँ पर CH3। अब इसमें कोई टेंशन ही नहीं है किसको देना, किसको, दोनों बराबर है, किसी को भी ऑक्सी दो, किसी को भी एन दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों मेथिल समूह है, दोनों खुश हो जाएंगे भाई, दोनों तो सेम है ना। किसी को भी ऑक्सीजन दो, है ना, किसी को भी एन दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले किसको लिखते हैं, ऑक्सी वाला को। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, मेथ है, एक कार्बन है, तो उसको एक ठो को क्या मिल गया, ऑक्सी। दूसरा वाला भी मेथ ही है तो उसको क्या मिल गया, एन। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। आपको एक में ऑक्सी लिखो, एक में एन लिख दो, टेंशन खत्म। तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथॉक्सी मेथेन, है ना। तो सम्मित वाला में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें C2H5O, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, C2H5, तो यहाँ पर क्या होगा, एक को दे दो भाई, एक कार्बन है एथ, इसको एक ठो को ऑक्सी दे दो, और एक में एथ है और एन दे दो, तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, एथॉक्सी एथेन। इस प्रकार से हो जाता है आपका, बन जाता है हमारा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। और हम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, CH3, और ये हमारा क्या हो गया आपका, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर C3H7, ये हो जाता है वो, और C3H7, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन है, प्रोप हो गया, ऑक्सी हो जाएगा, एक को क्या दे दो, प्रोप दे दो, और एन दे दो। तो सम्मित वाला में टेंशन नहीं है ना। कोई ऑक्सी करो किसी को, क्योंकि कार्बन तो एक ही टाइप का होता है, तो हम ऑक्सी किसी को भी बोल सकते हैं, किसी को भी एन बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग तो वही निकलता है। तो ये हो गया आपका सम्मित वाले की स्थिति में। बट अगर असम्मित की स्थिति में अगर दिखता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे भाई, हमारा जो भी नंबर का एग्जाम्पल है CH3O, और ये हमारा दिया है C2H5, तो यहाँ पर देखो अलग हो गया। अब यहाँ पर लड़ाई होंगे, है ना, किनको हमको ऑक्सी देना है, किनको एन देना है, लेकिन ऑक्सी वाला को पहले लिखना है, ये भी याद रखो, ये हमारा रूल्स है। तो इनमें ऑक्सी किसको देना है भाई, ऑक्सी जो छोटा कार्बन, मतलब जिसके पास कार्बन कम है उनको ऑक्सी बनाना है, और जिनके पास क्या है हमारा कार्बन ज़्यादा है उनको एन बनाना है। तो अब देखो दोनों में, इनके पास ज़्यादा संख्या तो एन बनाएंगे, इनके पास कम संख्या है तो ऑक्सी बनाएंगे। तो मेथ हमारा हो गया, तो कम संख्या वाला है इसलिए हम क्या देंगे इसको, ऑक्सी, तो मेथॉक्सी हो गया। ये ज़्यादा संख्या वाला है तो इसको क्या देंगे, एन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एथेन। तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथॉक्सी एथेन। और भी लिखेंगे अगर हम, मान लो C3H7 दिया गया है, और यहाँ पर दिया है C5, है ना, 5 दूनी 10 और 1 11, इस प्रकार से दिया है। तो ये 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं,
और ये छोटा वाला है तो क्या मिलेगा, ऑक्सी, तो प्रोपॉक्सी हो गया। 5 वाला को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। इसको क्या मिलेगा बेचारा को, एन मिलेगा, तो नाम क्या हो जाता है हमारा, प्रोपॉक्सी पेंटेन। तो इस प्रकार से आप छोटे वाला में क्या करते हैं, ऑक्सी लगाते हैं और उसी को पहले लिखते हैं, बड़ा वाला को एन लगाते हैं, उसको बाद में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर रूल क्या गया है, दिया गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करके भी नामकरण किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं और लिख दूँ अगर, तो ऐसा दिया है, मान लो CH3, फिर CH2O और इसके बाद CH2, CH2, CH2 और यहाँ पर इस प्रकार से अगर CH3 दिया है तो इसका नामकरण किया जाता है, लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है भाई। ठीक है, लंबी श्रृंखला मतलब जितना हो सके कार्बन का श्रृंखला का चयन करते हैं। तो कहाँ से करेंगे, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि इधर जाते तो केवल 2 ही होता। कितना होता, 2 होता, 1 और 1 2, इसलिए हम लोग लंबा श्रृंखला को देखते हैं। अब इतना हो गया ना। अब देखो 1 नंबर में क्या जुड़ा है, ऑक्सी वाला समूह जुड़ा है, ये 1 पोजीशन है और इसी में ऑक्सी, कितना कार्बन दिख रहा है हमारा, 2 कार्बन, तो 8 ऑक्सीजन उसी के साथ जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सी, क्योंकि कम संख्या वाला है तो एथॉक्सी। कौन से नंबर में जुड़ा है, 1 नंबर में, तो क्या बोलते हैं 1 एथॉक्सी। देखो 1 नंबर है और 1 नंबर में कौन जुड़ा है, 2 कार्बन है और उसके साथ ऑक्सी है, तो एथॉक्सी बोलते हैं। और इधर कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और इसको बोल देते हैं एन, तो नाम क्या हो जाता है, 1 एथॉक्सी ब्यूटेन कहा जाता है। देखो छोटा वाला को ही ऑक्सी मिला है, बड़ा वाला क्या है, एन के रूप में है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं भाई, और भी आप कर सकते हैं चाहेंगे तो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पर 5वां नंबर मान लो ले लेते हैं, ये दिया है CH3O दिया है, और ये CH और यहाँ पर दिया है CH3 और इधर हम लोग कर देते हैं CH3। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, नामकरण अगर करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, ये हो जाता है 1, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नंबर 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो देख रहे हैं लंबी श्रृंखला 3 गया, तो 2 में दिया है, 2 में कितना दिया है हमारा, 1 कार्बन दिया है और उसके साथ ऑक्सीजन है, तो क्या बोलते हैं इसको 2 मेथॉक्सी। और 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बान है तो इसमें एन लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, ईथर का आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करें भाई, है ना, और करके देखें बनता है या नहीं बनता है। तो ये तो हो गया आपका नामकरण की बातें। अब हम चलते हैं आगे की ओर, वो है ईथर में समवायता। वैसे समवायता आप क्या कर चुके हैं, पहले बहुत सारे समवायता आप पढ़ चुके हैं, तो ईथरों में समवायता भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं। वैसे परिभाषा तो वही है भाई कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं वो एक दूसरे के समवायी कहलाते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो समवायता कहलाता है। वैसे समवायता 2 प्रकार का होता है, एक संरचनात्मक समवायता और एक हमारा होता है त्रिविम समवायता। ये सब 11वीं क्लास का है ना। संरचनात्मक समवायता के 5-6 प्रकार होते हैं और उनमें से कुछ प्रकार यहाँ पर दिया गया है संरचनात्मक समवायता का, और उनमें से एक समवायता दिया गया है क्रियात्मक समवायता। क्या होता है हमारा, क्रियात्मक समवायता। क्रियात्मक समवायता क्या होता है, वैसे तो ये संरचनात्मक समवायता का एक प्रकार है, और संरचनात्मक समवायता ये कहता है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वही आपके संरचनात्मक समवायता कहलाते हैं। और इनका पहला प्रकार यहाँ पर क्रियात्मक समवायता दिया गया है। और क्रियात्मक समूह में क्या होता है, दिए गए यौगिक का जो हमारा क्या होता है, जो अणु सूत्र होता है, ये अणु सूत्र आपका क्या होता है, समान होता है, लेकिन उसका जो संरचना सूत्र होता है, संरचना सूत्र लिखने पर उनमें अलग अलग क्रियात्मक समूह क्या होता है की स्थिति आपको देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग दिए हैं C2H6O, ये हमारा अणु सूत्र है ना। लेकिन इसी का जब हम क्या करते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं, अगर इसी का हम लोग क्या बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं, तो संरचना सूत्र में ये अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर ईथर वाला हमारा क्या होता है, क्रियात्मक समूह दिखा रहा है, क्योंकि ईथर एक क्रियात्मक समूह है ना जी, तो इसका नाम क्या होता है, डाई। सेम है तो डाई लगाते हैं, कौन है लोग, मिथाइल है, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, ईथर। तो देखो अभी 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका ईथर वाला जो हमारा क्रियात्मक समूह है उसको शो कर रहा है। अगर हम इसी को यही वाला सूत्र का फिर से यौगिक बनाएं तो CH3 CH2 और ये OH होता है, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, एथाइल एल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल।
तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों यौगिकों का जो अणु सूत्र है वो एक जैसा है, इनका भी और इनका भी, बट यहाँ पर एक ईथर वाला क्रियात्मक समूह को शो कर रहा है और एक एल्कोहल वाला क्रियात्मक समूह को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समवयी, समवयवी कहलाएंगे। और ये जो हमारा जो समवयता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रियात्मक समवयता कहलाता है, समवयवता कहलाता है। तो बोल सकते हैं वे यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं, एक होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर अलग अलग क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवयी कहलाते हैं और ये जो हमारा प्रक्रिया है वो क्रियात्मक समवयता कहलाता है। और इस तरीक़े से उदाहरण देके क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो पहला वाला हमारा काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, मध्यावयता क्या होता है भाई। मध्यावयता का मतलब होता है कि इसमें का जो केंद्रीय परमाणु होता है उनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन उस केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ जो क्या होता है हमारा जो अन्य जो समूह होता है वो स्थिति में चेंज हो सकते हैं। जैसे इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की स्थिति वैसा को वैसा ही रहता है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो एल्किल समूह हैं वो क्या हो सकता है, जब चेंज आ जाता है उसमें, है ना, अलग अलग हो जाते हैं या उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो जो भी समवयता होता है वो समवयता क्या कहलाता है आपका, उसे हम लोग बोलते हैं मध्यावयता। जैसे यहाँ पर आपका जो है अणु सूत्र यहाँ पर दिया गया है और अणु सूत्र में आपका दिया है C4 और H10 और O दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C4 H10 और ये O अणु सूत्र दिया है। अब इसका अगर हम संरचना सूत्र लिखें, है ना, तो ऑक्सीजन वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ समूह क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। जैसे इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CH2O और यहाँ पर CH2 और ये CH3। अभी नाम है इसका नाम डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। इसी को हम लोग अगर दूसरा तरीका से अगर हम लिखें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, CH3O और CH2 और ये हमारा होता है CH3। इसका नाम आपका हो जाता है, अब ये हो जाता है आपका मेथिल प्रोपिल, है ना, इसका नाम क्या हो जाता है आपका मेथिल प्रोपिल और ये हमारा होता है ईथर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन वैसा का वैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट उससे जुड़ा हुआ समूह अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ पर ये सम्मिति वाला को शो कर रहा है, यहाँ पर ये असम्मित को शो कर रहा है। यहाँ पर जो भी आपका क्या होता है, जो समवयता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यावयता कहते हैं। उदाहरण आपको लिखना ही है, परिभाषा एक बार नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट उदाहरण लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण आपको पूरा उसको क्या करता है, क्लियर कर देता है। तो कितने प्रकार का हो गया हमारा, 2 प्रकार। अगर हम देखें थर्ड नंबर, ये है हमारा श्रृंखला समवयता। श्रृंखला समवयता इससे पहले भी आप क्लास में पढ़ चुके हैं। श्रृंखला समवयता में क्या होता है, श्रृंखला समवयता वह समवयता होता है जिनमें यौगिकों का जो अणु सूत्र होता है, अणु जो क्या है हमारा सूत्र है वो समान होता है। अणु सूत्र क्या होते हैं हमारे, समान होते हैं, लेकिन जो है बोले उसका जो संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र लिखने पर उसमें जो कार्बन चेन होता है, उस कार्बन चेन में कार्बन की स्थिति क्या होता है आपको भिन्न दिखने को मिलता है। तो उस स्थिति में जो भी यौगिक बनता है वो यौगिक एक दूसरे के आपके समवयी और ये जो गुण है ये श्रृंखला समवयता कहलाता है। जैसे अणु सूत्र दिया है C5H12O दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 ये हो गया CH2, ये वो कर दूं और आगे CH2 और ये हमारा क्या हो जाता है CH3। नाम तो पता है इसका नाम एथिल प्रोपिल ईथर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल प्रोपिल ईथर कहते हैं। इसी चीज़ को मैं अगर दूसरे तरीक़ा से लिखूं, कैसे तरीक़ा से, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CH3 और यहाँ पर मैं लिख दूँ O और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 कर दूँ, यहाँ पर CH2 कर दूँ और यहाँ पर CH3 कर दूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, या इसी को मैं यूँ भी कर सकता हूँ भाई, CH3 और ये हो जाएगा आपका CH2O और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। आप देख रहे हैं कि पहला वाला संरचना में हमारा जो कार्बन है वो चैन के रूप में था, लेकिन दूसरा में क्या आ जाता है, शाखा के रूप में आ जाता है, मतलब उसमें कार्बन की स्थिति क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो श्रृंखला समवयता वही समवयता होता है जिनमें यौगिकों का जो अणु सूत्र होता है एक समान होता है,
लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन की स्थिति में क्या होता है, आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वो यौगिक आपके क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समवयी कहलाते हैं। और वहाँ पर जो भी समवयता बनता है वो समवयता क्या कहलाता है, आपका श्रृंखला समवयता कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप श्रृंखला समवयता को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा कितने प्रकार के समवयता भाई, हमारा 3 प्रकार के। और भी एक समवयता दिया गया है स्थान समवयता। स्थान समवयता और श्रृंखला समवयता में थोड़ा सा अंतर है। स्थान समवयता में ना जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है ना, उनकी स्थिति चेंज होता है, और श्रृंखला समवयता में कार्बन की स्थिति चेंज होता है। तो दोनों को याद रखेंगे ना। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि स्थान समवयता वे समवयता होते हैं जिनमें यौगिकों का जो अणु सूत्र होता है, ये अणु सूत्र क्या होता है हमारा, समान होते हैं। अणु सूत्र क्या होते हैं हमारे, समान होते हैं। जैसे फिर से ले लेता हूँ मैं C5H12O। लेकिन जो संरचना सूत्र लिखते हैं ना, तो संरचना सूत्र लिखने पर जो हमारा क्रियात्मक समूह होते हैं उनका स्थिति आपको चेंज देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो यौगिक बनते हैं वो एक दूसरे के समवयी, और ये जो हमारा समवयता है वो स्थान समवयता कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए C5H12O दिया गया है, इसका मैं अगर सूत्र लिखूँ तो CH3CH2, ये वो हो गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वो ले लेते हैं, ये हमारा O नंबर ले लेते हैं यहाँ पर O, और इधर क्या है CH2 और CH2, और ये हमारा CH3 है। फिर वही नाम हो गया एथिल प्रोपिल, है ना, और प्रोपिल ईथर, या इसको मैं IPAC नाम करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब जा कर के आपको ऑक्सीजन का पोजीशन आपको पता चलेगा। तो इसका हम लोग लंबा श्रृंखला करते हैं भाई। तो ये 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 1 नंबर में क्या है, 2 कार्बन है। 1 नंबर में है, 1 नंबर में क्या जुड़ा है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और ऑक्सी लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा एथॉक्सी। तो नाम क्या हो जाता है 1-एथॉक्सी, 1-एथॉक्सी। और 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो ये हमारा पहला संरचना सूत्र बन गया। दूसरा अगर हम देखें तो CH3, इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ CH2O, और यहाँ पर मैं लिख दूँ यहाँ CH, यहाँ पर मैं CH2 नहीं CH3 कर देता हूँ, यहाँ पर CH3 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका नामकरण करें तो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये हमारा एथॉक्सी अब कौन सा नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया, क्योंकि 1 हो गया और ये 2, तो 2 में क्या हो गया एथऑक्सी, और 3 कार्बन है मतलब क्या बोलते हैं प्रोपेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अणु सूत्र दोनों के सेम हैं, बट संरचना सूत्र में आपका जो क्रियात्मक समूह है उनका स्थिति आपको चेंज देखने को मिल रहा है। एक में 1-एथॉक्सी बोल रहे हैं, एक में 2-एथॉक्सी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलता है वहाँ पर कौन सा समवयता होता है हमारा, वो होता है स्थान समवयता। तो इस तरीक़ा से आप समवयता को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो, फिर नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यह तो हो गया हमारा ईथर से रिलेटेड जो भी समवयता के बारे में हम लोग बात करना था उतना बात कर लिए, है ना। अब चलते हैं बनाने की विधि, ईथर बनाने की विधि। वैसे इनमें से बहुत सारे विधियां हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिपीट करते हुए चलते हैं, क्या है कैसा है ना, उसको देख देते हैं। तो यहाँ पर ईथर बनाने की सामान्य विधियाँ दिया गया है, कुछ प्रयोगशाला विधियाँ भी दिया गया है, दोनों को लेते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। और पहला इसमें बनाने का विधि है वो है हमारा एल्किल हैलाइड। आप जानते हो एल्किल हैलाइड किसको बोलते हैं, R और X को एल्किल हैलाइड बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। से विलियमसन संश्लेषण द्वारा एल्किल हैलाइड से आपको क्या करना है, जो है ईथर बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो है आप एल्किल हैलाइड ले लेते हैं जिसको R और क्या बोलते हैं हम लोग X बोलते हैं, और इसको एक होता है सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनता है भाई, ईथर की अगर हम बात करें तो ROR को बोलते हैं ईथर, लेकिन इसमें से अगर हम एक जब क्या करते हैं R को जब हटा देते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से RO- बनता है, और ये जो RO- बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड, क्योंकि एल्किल है तो एल का बोलते हैं और ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं ऑक्साइड बोलते हैं, तो एल्कोक्साइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन दिख गया, एक कार्बन दिख गया, मान लो CH3 वो दिख गया तो इसको बोलते हैं मेथॉक्साइड, ठीक है। 2 कार्बन दिख गया तो इसको बोलते हैं हम लोग एथॉक्साइड। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है एल्कोक्साइड होता है। जब ईथर में से एक R को हटाते हैं तो ये एल्कोक्साइड बनता है। तो इस R और OR में से अगर हम एक R को रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पर अगर हम एक धनात्मक चार्ज वाले सोडियम को जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है सोडियम एल्कोक्साइड हो जाता है।
तो जब हम सोडियम एल्का ऑक्साइड को, इसका नाम क्या होता है हमारा सोडियम एल्का ऑक्साइड, एल्का, अभी कोई कार्बन नहीं दिख रहा है तभी एल्का ऑक्साइड बोलते हैं ना, नहीं तो फिर कार्बन के साथ अलग हो जाता है। और इसका नाम क्या होता है भाई एल्किल हैलाइड, क्योंकि एक्स को हैलाइड बोलते हैं, हम लोग को पता है 17वें समूह के तत्व है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में आपको पता है कि जो हैलोजन होता है इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो आंशिक रूप से माइनस चार्ज और इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाती है। ये तो ऑलरेडी जानते हो, सोडियम हमारा प्लस चार्ज होती है और ये हमारा माइनस चार्ज होती है। तो उस स्थिति में क्या निकल जाएगा भाई, इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला, तो क्या निकल गया हमारा Na, ये निकल गया हमारा इसका Na, क्योंकि धनात्मक को पहले लिखते हैं और x माइनस वाला है तो बाद में लिखते हैं, तो NX से क्या हो गया बाहर निकल गया। तो इस तरफ क्या बचा है हमारा R बचा है और इस तरफ क्या बचा है OR बचा है। तो ये हमारा इस तरीक़ा से क्या हो जाता है आपका ईथर प्राप्त हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं सोडियम हैलाइड कहते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ और इसके प्लस को इसके माइनस के साथ निकाल दिए, ईथर बन गया। अब R के जगह मान लो हम लोग क्या रखते हैं CH3 रख देते हैं, X की जगह Br रख देते हैं, Na तो वही रहेगा, O भी वही रहेगा, यहाँ पर CH3 कर देते हैं, तो प्रक्रिया तो वही है भाई, इसमें कुछ थोड़ी करना है, ये माइनस होता है ये प्लस होता है, किसको निकाल दिए NaBr, NaBr को क्या बोलते हैं सोडियम और Br को बोलते हैं ब्रोमाइड। तो ये सोडियम ब्रोमाइड हो गया। बचा क्या है हमारा, ये बचा है CH3O और ये बचा है CH3, तो डाइमेथिल हमारा ईथर प्राप्त हो जाता है। अगर ये आपको अच्छा नहीं लगे आप एथिल वाला भी बना सकते हैं जैसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपके R की जगह क्या रख दिए C2H5 रख दिए, X की जगह Br रख दिए, सोडियम वही होगा O वही होगा, यहाँ पर C2H5 है, ये लगा दिए। अब निकालना है तो निकाल दो भाई इसको, Br माइनस होता है, सोडियम आपका प्लस होता है, तो ये हो जाएगा NaBr, नाम क्या होता है इसका नाम सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो बचा क्या है हमारा, यहाँ बचा है C2H5, O बचा है और C2 क्या बचा है H5, इसको बोलते हैं डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, ठीक है, डाईएथिल ईथर। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, और विलियमसन संश्लेषण के साथ क्रिया करा के आप ईथर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, पहले भी मैं आपको पढ़ाते बढ़ाते बताया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक क्रिया विधि भी दिया गया है, विलियमसन संश्लेषण की क्या बताओ बोल रहा है, क्रिया विधि बताओ बोल रहा है, ठीक है भाई, ये क्रिया विधि बोल रहा है। तो क्रिया विधि में ज़्यादा नहीं है, वही क्रिया विधि है रियल में। इसमें क्या होता है क्रिया विधि में कि जो हमारा क्या होता है जो एल्का ऑक्साइड होता है उनको लिया जाता है, जैसे R पहले क्या था सोडियम एल्का ऑक्साइड था, ऐसे था हमारा ONa था, तो यहाँ से जब सोडियम क्या हो जाता है गायब हो जाता है तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है माइनस, तो इसको ले लेते हैं, प्लस किसको लेते हैं हम लोग R और X को लेते हैं, ठीक है, R और X को ले लिए। अब उस स्थिति में आपको पता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा चार्ज है माइनस, और इसमें कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज आ जाता है। अब चूंकि देखो ये प्लस आ गया तो ऑक्सीजन इस पर क्या करता है अटैक करता है, क्योंकि माइनस वाला है तो प्लस पर क्या करेगा अटैक करेगा। तो एक हमारा माध्यमिक स्थिति बनता है, ये हो जाता है RO हो जाता है, एक इसके साथ जुड़ा रहता है हमारा R और इसके साथ जुड़ा रहता है हमारा X। ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको माध्यमिक यौगिक बोलते हैं, माध्यमिक यौगिक बोल सकते हैं, जिसमें पूरी तरीक़ा से कोई चीज़ बना नहीं है, ठीक है, ये आ रहा है वो निकल रहा है, और एक स्थिति ऐसे आ जाता है कि ये क्या होता है हमारा पूरी तरीक़ा से R क्या हो जाता है जुड़ जाता है और एक से क्या हो जाता है आपका माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यही आपका क्या होता है भाई क्रियाविधि को शो करता है। तो कई विशेष नहीं है, इतना आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। और भी बनाना चाहते हैं तो इसमें और भी आपका बहुत सारा चीज़ बन जाता है। जब इसको आप क्या करते हैं, मान लो इसको हम लोग सोडियम है, ये हमारा क्या है फिनॉल, पहले फिनॉल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई हम लोग फिनॉल, ये बेंजीन हो गया है ना, और यहाँ पर क्या लगा दें OH लगा दें, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। अगर इस फिनॉल को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये आपका माइनस चार्ज होता है, ये आपका प्लस चार्ज होता है, ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो प्लस माइनस को पहले निकाल देते हैं किसके रूप में H2O के रूप में। तो ये जो है OH और H निकल गया, Na जो है उसके साथ जाके क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से जुड़ जाता है, ये हो गया और O और ये हो गया आपका Na।
तो ये हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं इसका नाम। क्या नाम बोलते हैं इसका नाम? सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड कहा जाता है, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है उसको आगे हम क्रिया करा देते हैं किसके साथ? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो उस स्थिति में आपका क्या होता है, ये Cl जो होता है हमारा माइनस होता है और ये हमारा क्या होता है, हमारा प्लस होता है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। तो यहाँ से Na और Cl को अगर हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो Na क्या हो जाता है, Cl हो जाता है। और यहाँ से इस प्रकार से आपका जो बेंजीन है उस बेंजीन में O के साथ क्या जुड़ जाता है, CH3 जुड़ जाता है ना, क्योंकि ये जो माइनस था वो प्लस के साथ निकल गया, क्योंकि सोडियम प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो सोडियम प्लस और ये Cl माइनस निकल गया, तो NaCl निकल गया। तो ये इस प्रकार से क्या होगी, बेंजीन O और CH3 जाके जुड़ जाता है। इसको एनीसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनीसॉल कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मान लो यहीं पर आप एथिल रहते हैं, CH3 की जगह एथिल ले लेते हैं, तो उसको फेनिटॉल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप विलियम संश्लेषण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपके बुक में इससे रिलेटेड कुछ सीमाएं दिया गया है, सीमाएं आप देख सकते हैं। जैसे हमारा ये जो क्या बोलते हैं, विलियम संश्लेषण जो विधि होता है उसका जो उपयोग है वो सम्मित ईथर और असम्मित ईथर दोनों प्रकार की ईथर बनाने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बट असम्मित ईथर बनाने के लिए कुछ अभिकर्मक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऐसा आपका सीमा दिया गया है, उस सीमा को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो पहला बनाने का जो विधि है वो क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। और भी विधियां दी गई है, कुछ विधियां हम लोग स्किप कर दिए हैं जो उतना खास नहीं है, फिर भी कुछ विधियां हम लोग लेके आए हैं, उन विधियों को हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। उसके बाद दिया है हमारा एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा। निर्जलन मतलब होता है पानी को बाहर निकालना, और ये प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने से आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। R और OH एल्कोहल लेते हैं, साथ में एक और हम एल्कोहल ले लेते हैं, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ। ये देखो दोनों वही है, एल्कोहल है, एल्कोहल के 2 अणु ले रहे हैं ना, एल्कोहल के कितने अणु भाई, 2 अणु यहाँ पर ले लिए, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहे हैं, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हीट करते हैं। जैसे हीट करते हैं, आप जानते हैं अल्कोहल जो है सार्वभौमिक प्रकार का यौगिक होता है, जो प्लस हाइड्रोजन प्लस भी देता है, OH माइनस भी देता है। तो यहाँ से एक को हम माइनस मानते हैं, एक को प्लस मानते हैं। तो यहाँ से क्या उड़ा देते हैं, इस प्रकार से H2O क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया। बचा क्या है हमारा, देखो ROR बचा है हमारा, ROR बच गया, और यही हमारा क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप ईथर बना सकते हैं। आप एल्कोहल के अणु लेते हैं, उसको कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, आपका ईथर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। चाहेंगे तो आप यहाँ पर CH3OH, साथ में यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 ले लिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं भाई H2SO4 को, है ना। गर्म करना मतलब यहाँ से क्या हो जाता है, H2O क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो बच गया क्या, CH3O और CH3 डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या होता है भाई, मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, पढ़ चुके हो आप पहले, है ना, मेथिल एल्कोहल। तो इस तरीक़ा से आप इस विधि से भी क्या कर सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। आप एल्कोहल लो 2 अणु और उसको गर्म कर दो, आप देखेंगे वहाँ से H2O क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो बचा क्या, CH3O CH3। हमेशा धन चार्जर को पहले लिखना भाई, फिर ऋण चार्जर को ना, क्योंकि ये हमारा धन होता है, फिर ऋण, और ये हमारा दोनों हमारा क्या होता है, ऋण होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा प्लस चार्ज होता है और ये हमारा माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ईथर बना सकते हैं। तो कहाँ से बनाएं, एल्कोहल के निर्जलन से। निर्जलन मतलब पानी को बाहर निकालना। अब हम देखते हैं एल्कीनों से। एल्कीनों से भाई, एल्कीनों से कैसे इसको बनाते हैं। तो एल्कीन हम ले सकते हैं, कई प्रकार के एल्कीन हैं, डायरेक्ट एल्कीन भी ले सकते हैं, इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है कि एल्कीन CH3C, और यहाँ पर दिया है CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा एक एल्कीन हमारा दिया गया है आपके बुक में, ठीक है भाई। आप दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। CH3C और CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं
है ना। 4 कार्बन है तो ब्यूटीन बोलते हैं, है ना। 1 2 3 4 है ना, ब्यूटीन बोलते हैं, ब्यूटीन। और है ना आइसोब्यूटीन बोलते हैं, आइसोब्यूटीन। अब इसको हम लोग किसके साथ क्रिया बोल रहे हैं, अल्कोहल के साथ। कोई भी अल्कोहल ले लो, दिक्कत ही नहीं है, बन जाएगा हमारा। तो हम उल्टा लेते हैं OH और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CH3। मान लो हम लोग मेथिल अल्कोहल ही ले लिए, क्या ले लिए इसको, मेथिल अल्कोहल ही हम लोग ले लिए। उस स्थिति में क्या होता है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है आपका भाई, इसमें जो ये पाई बंद होता है, यहाँ पर एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। तो ये जो पाई बंद होता है वो किधर भी जा सकता है, तो इधर वो कार्बन की ओर मूव हो जाता है, तो ये माइनस चार्ज आ जाता है और कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। और इसका कहानी तो आप जानते हो, ये हमारा प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर कोई निकलता नहीं है। जनरली हमारा जो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी हमारा प्रक्रिया होता है उसमें बाहर निकलने के चांसेस कम रहते हैं, ज़्यादातर जुड़ते हैं। क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो इसका जो प्लस वाला है इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ जाता है। तो कैसा होगा हमारा CH3 और ये C और ये हमारा क्या हो जाता है CH3। अब देखो कार्बन हमारा कौन सा है, प्लस वाला है, तो प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, माइनस वाला, तो O और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। तो ये जो है प्लस वाला के साथ माइनस जुड़ गया और इधर अब सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये CH2 था बट वहाँ पर माइनस था, तो क्या हो गया, ये CH3 हो गया। तो इस प्रकार से आपका यौगिक बन जाता है और यही क्या कहलाता है, हमारा ईथर कहलाता है। तो ईथर बन गया। अब कौन सा ईथर है वो IPAC नाम करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 2 और ये 3 हो गया। तो आप देख रहे हैं 2 में क्या है, 2 में मेथऑक्सी है, 2 में क्या है, मेथऑक्सी, क्योंकि दूसरा में मेथऑक्सी है ना। उसके अलावा हमारा क्या है, हमारा मेथिल दिया है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 मेथऑक्सी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 मेथिल भी है, 2 नंबर में क्या है, मेथिल भी है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको मेथिल बोल सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, हमारा 3 कार्बन है तो इसको लिख देते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। तो ये क्या हो जाता है 2 मेथॉक्सी, 2 मेथिल प्रोपेन। हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या 2 मेथिल पहले लिख देना, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन बाद में लिख देना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है बेक और बनाने की विधि। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर हम क्या करते हैं देखते हैं, तो उससे भी आपका क्या हो जाता है, यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। वैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है आप जानते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं पहले CH3 और उसके बाद O ले लेते हैं और फिर ये CH3 रहा होगा बट यहाँ पर हम लोग Cl कर देते हैं। इसका नाम होता है हमारा मोनोक्लोरो, है ना, डाईमेथिल ईथर बोल सकते हैं। तो नाम है हमारा मोनोक्लोरो, एक है तो मोनोक्लोरो बोल देते हैं, मोनोक्लोरो और डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। ये हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, या तो IPAC नेम करना चाहेंगे तो IPAC नेम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा 1 हो जाता है। तो देखो 1 में हमारा क्या है, मेथऑक्सी है, 1 मेथऑक्सी, मेथऑक्सी है ना, 1 मेथऑक्सी बोल सकते हैं, है ना, या 1 क्लोरो 1 मेथऑक्सी ऐसे भी बोल सकते हैं। 1 नंबर में क्या है, पहले क्लोरो लिख देता हूँ, फिर 1 नंबर में क्या है भाई हमारा मेथऑक्सी है, मेथॉक्सी है, और लास्ट में क्या है हमारा मेथेन है। तो ये हमारा मेथेन हो गया। तो 1 क्लोरो 1 मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। मैं उल्टा लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी हो गया, 1 क्लोरो में हो गया 1 क्लोरो, और उसके बाद हम बोल सकते हैं इसको नाम मेथेन, मेथेन। अब इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब क्या होता है हमारा RMGX, RMGX को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, एकदम इजी है, कुछ करना नहीं है, प्लस माइनस में आप क्या कर दो, तोड़ दो और जोड़ दो। तो यहाँ पर आप ये माइनस होता है, ये हमारा प्लस होता है, और Cl क्या होता है हमारा माइनस होता है, और ये क्या होता है प्लस होता है। प्लस माइनस को जोड़ो, जैसे हमारे यहाँ पर CH3 हो गया, फिर O हो गया, फिर ये हमारा CH2 हो गया। अब CH2 देखो प्लस है तो माइनस कौन है हमारा R है, तो R जुड़ गया, ये हमारा क्या मिल गया, ईथर क्या हो गया आपको प्राप्त हो गया। R के जगह जो रखना है आप रख सकते हैं, ईथर प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, क्या मिल गया हमारा, ईथर मिल गया, है ना। कौन सा ईथर है अभी पता नहीं है।
अब यहाँ पर बचा क्या है, Mg बचा है जिसके साथ X से जुड़ा हुआ है, बट ये प्लस वाला है तो Cl आके इसके साथ जुड़ जाता है तो माइनस। तो इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है, ईथर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ईथर भी आप बना सकते हैं। तो ये तो जितना भी हमारा सामान्य विधियाँ था ईथर बनाने का वो सब का सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए आगे हम प्रयोगशाला विधि के पास चलते हैं। प्रयोगशाला विधि, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाईएथिल ईथर किसको बोलते हैं, C2H5O और ये होता है C2H5। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इस विधि को सतत ईथरीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं भाई। क्या नाम से, सतत ईथरीकरण विधि भी कहा जाता है ना। सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या है उसको हम लोग देखेंगे। इस विधि में क्या किया जाता है, एक गोल पेंदे वाली क्या लिया जाता है, फ्लास्क लिया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो ऐसा आपका क्या होता है, गोल पेंदे वाली का इस प्रकार से क्या होता है, आपका एक फ्लास्क होता है भाई। और ये जो फ्लास्क होता है उसमें आपका एक तो एथिल एल्कोहल और एक हमारा क्या होता है, कंसनट्रेट H2SO4 2:1 की स्थिति में क्या कर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है। क्या क्या भरते हैं भाई हम लोग यहाँ पर, एक होता है हमारा एथिल एल्कोहल और एक होता है कंसनट्रेट क्या होता है, H2SO4। ये हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं। और भर देने के पश्चात इस गोल पेंदे वाली फ्लास्क को हम स्टेन की सहायता से, किसकी सहायता से, हम लोग स्टेन की सहायता से क्या करते हैं, उसको एक जल उष्मक रहता है हमारा, इस जल उष्मक के ऊपर क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या कर देते हैं, उसको व्यवस्थित कर देते हैं। और व्यवस्थित करने के पश्चात हम क्या करते हैं, इनके मुंह पर एक क्या लगा देते हैं, थिसिल फनल लगा देते हैं हम लोग। ये हमारा कौन सा होता है, हमारा थिसिल जो फनल होता है, थिसिल फनल होता है, ये लगा देते हैं। और साथ ही साथ एक हमारा क्या होता है, टेम्परेचर मापी होता है हमारा, उसको लगा देते हैं। और आगे इसको हम लोग क्या करते हैं, एक संघनित्र जो होता है, इस संघनित्र से क्या करते हैं, संघनित्र मतलब ठंडा करने वाला है, उससे हम क्या करते हैं, फ्लास्क को जोड़ देते हैं। ये जो संघनित्र होता है, इस संघनित्र का जो अगला हिस्सा रहता है वो एक इस प्रकार से ग्राही पात्र, जो कि एक आइस वाला वाटर मतलब ठंडा जो वाटर होता है, ठंडा जो पानी रहता है उसमें डूबा रहता है, उससे क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और ये हमारा संघनित्र होता है, उसको भी चित्रानुसार क्या कर दिया जाता है, आपका व्यवस्थित कर दिया जाता है। और व्यवस्थित करने के पश्चात फिर क्या किया जाता है, हमारा यहाँ जो बर्नर में जिसमें क्या क्या लिए हम लोग, एथिल एल्कोहल लिए हैं और कंसनट्रेट H2SO4 लिए हैं, उनको क्या किया जाता है, बर्नर की सहायता से क्या किया जाता है, यहाँ से गर्म किया जाता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, उनमें लिया गया जो यौगिक होता है उनमें प्रक्रिया होता है। तो कौन कौन से यौगिक लिए हैं, एक तो लिए हम लोग CH3 और ये CH2 और ये OH, इसको बोलते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल। ये लिए हैं हम लोग एथिल एल्कोहल, ठीक है। साथ में क्या लिए हम लोग, कंसनट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, H2SO4। आपको पता है H2SO4 जो होता है वो टूटता है, तो कैसा टूटता है भाई, H+ आयन में और HSO4 माइनस आयन में टूटता है, ठीक है। तो उस स्थिति में अल्कोहल का OH और आपका ये जो क्या बोलते हैं, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का H किसके रूप में निकल जाता है, OH और H2 के रूप में क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो क्या बचता है, देखो CH3, ये होता है CH2, OH तो निकल गया, H निकल गया, तो क्या बचा है यहाँ पर HSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं पर सल्फेट बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथिल, है ना, ये हो गया एथिल। और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, C2H5 है तो एथिल, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलना है तो हाइड्रोजन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और SO4 को बोलते हैं सल्फेट, क्या होता है, बनता है। अब ये जो बना हुआ क्या होता है हमारा, CH3 CH2 HSO4 जिसको हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, इसको सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट कहा जाता है। इसको पुनः हम क्या करते हैं, OH मतलब एथिल अल्कोहल के साथ पुनः इसको क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। मतलब जब यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है तो फिर से हम एथिल अल्कोहल क्या करते हैं, ऊपर से मिला देते हैं। और मिलाने के बाद, है ना, वहाँ पर हम लोग फिर से क्या कर दिए, ऊपर से ज़रूरत पड़ा तो एथिल अल्कोहल क्या कर दिए भाई, मिला दिए। अब जैसे हम एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, फिर से क्या करता है, वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करता है। तो ये क्या रहता है हमारा, ये माइनस रहता है।
तो यहाँ पर हम इसको ले हाइड्रोजन को प्लस ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ से क्या निकल जाता है आपका, इस तरीक़ा से पुनः आपको क्या हो जाता है H2SO4 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है ना। और आपको ईथर भी मिल जाता है। तो ये हो गया H2SO4 माइनस में चला गया, तो बचा क्या है इधर, ये बचा है C2H5। ये देखो C2H5 बचा है, इधर क्या बचा है आपका O, और इधर भी बचा है C2H5। इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है, डाई एथिल ईथर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप केमिकल हमारा जो क्या है इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो शुरू में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, बाद में हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, और प्रक्रिया को क्या करते रहता है, लगातार क्या करते रहता है, उसको कराते रहता है। इस वजह से इसे सतत ईथरीकरण की विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है डाई एथिल ईथर बनाने का विधि का, तो सुंदर स्वच्छ क्या करना है, आपको नामांकित चित्र बनाना है, और जैसे आपको समझाए हैं चित्र से रिलेटेड वैसे आपको लिख देना है अपने भाषा में, और उसके बाद फिर जो है रासायनिक समीकरण को बढ़िया सुंदर से लिखना है। और उपयोग अगर आता है, निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है या जिसके रूप में भी होता है, उसको लिख करके आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो जो भी चित्र बताते हैं उस चित्र को आपको रटना नहीं है, बल्कि उस चित्र को समझ के अपने भाषा में लिखना है। चित्र अच्छा से बनाना है, समीकरण अच्छा से लिखना है, उपयोग अच्छा से लिखना है, बस इतना में ही ज़्यादा नंबर रहता है, चित्र पर, समीकरण पर और उपयोग पर। बाकी थ्योरी आप अपना मन से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो क्या लिखे भाई, एक गोल पेंदे वाली फ्लास्क लेते हैं, उस गोल पेंदे वाली फ्लास्क में हम एथिल अल्कोहल और कंसनट्रेट H2SO4 भर देते हैं, और फिर उसको एक स्टैंड की सहायता से जल उष्मक जो होता है उसके ऊपर व्यवस्थित कर देते हैं। फिर उसके मुंह पर हम क्या करते हैं, एक थीसिल फनल और एक थर्मामीटर लगा देते हैं, और आगे उसको संघनित्र से जोड़ देते हैं। संघनित्र का अगला हिस्सा एक ग्राही पात्र से, जो कि ग्राही पात्र एक ठंडा पानी में रखा होता है, से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, बर्नर के सहायता से गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं, एथिल अल्कोहल और सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके एथिल बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, ऊपर से फिर से एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, वो एथिल अल्कोहल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करके ईथर बनाता है। और ये जो ईथर जैसे ही बनता है, ये ईथर गैस अवस्था में रहता है। आगे संघनित्र से होता हुआ जब वो ग्राही पात्र में जाता है, तो वो गैस ठंडा होने की वजह से, है ना, मतलब पात्र ठंडा होने की वजह से गैस क्या हो जाता है, आपका ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर ये पात्र के रूप में या पात्र में आपका जो क्या होता है, आपका डाई एथिल जो ईथर होता है C2H5, वो C2H5 क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो चित्र बनाना है, समीकरण लिखना है, थ्योरी अपने मन से लिखना है, और उपयोग हम लोग देखने वाले हैं, है ना। जैसे आपका निश्चेतक के रूप में लिख सकते हैं, अभिकर्मक के रूप में लिख सकते हैं, तो ये सब उपयोग के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया भाई लैबोरेटरी मेथड। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा हम गुण की बात करते हैं। वैसे पूछता तो नहीं है गुण, फिर भी आप थोड़ा सा क्या कर लो, देख लो। गुण की अगर हम देखें तो ईथर का जो क्या होता है, जो गुण है उसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। पहला होता है हमारा भौतिक गुण। तो अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो पहला भौतिक अवस्था आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका जैसे CH3O और CH3 ये K हो गया, और दूसरा नंबर का अगर हम बात करें C2H5O और C2H5, ये ऐसे हमारे यौगिक हैं, डाईमेथिल ईथर और डाई एथिल ईथर। ये आपके जो है द्रव क्या बोलते हैं, गैस अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन सा अवस्था में, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब जो निम्नतर सदस्य हैं, स्टार्टिंग के जो हमारे यौगिक हैं, ये हमारे किस अवस्था में पाए जाते हैं, वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सदस्य बढ़ते जाते हैं, वो गैस अवस्था में ना मिल करके किस अवस्था में मिलते हैं, हमारे द्रव अवस्था में मिलते हैं। मतलब शुरू के जो हमारे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, वो आपके गैस अवस्था में होते हैं, बाद वाले जो यौगिक होते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। गंध की बात करें तो भाई ईथर है, तो ईथर के समान इसमें गंध होता है, और ये जो गंध होता है ना, वो निम्नतर सदस्य में होता है। मतलब जैसे डाईमेथिल ईथर हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया, इनमें कुछ गंध होता है। गंध मतलब खुशबू बोल सकते हैं, बदबू बोल सकते हैं, है ना, ये पाया जाता है। लेकिन जो उच्चतर सदस्य हैं, उच्चतर सदस्य मतलब जैसे 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, जैसे डाईहेक्सिल ईथर या हेक्सिल हेप्टिल ईथर, ऐसे जो उच्चतर सदस्य होते हैं उनमें एक विशिष्ट गंध होता है ना, विशिष्ट गंध,
है ना, जो होती है वो उतना ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा सा कम पाई जाती है। और ईथर में गुण होती है निश्चेतक का। निश्चेतक मतलब हमको किसी भी चीज़ का एहसास न रहना। जैसे क्लोरोफॉर्म किसी आदमी को सूंघा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है कि उनके साथ हाथ को काट रहा है या पैर को काट रहा है, वो निश्चेतक होता है। मतलब हमको चेतना का आभास ना होना, है ना, हमको पता नहीं चलना कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, तो उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रंग की बात करें तो ईथर एक रंगहीन द्रव होता है, ठोस अवस्था में भी पाए जाने वाला एक यौगिक होता है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्वथनांक की बात करें अगर, तो जो ईथर का क्वथनांक होता है ना, जैसे जैसे उसका अणु भार बढ़ते जाता है वैसे वैसे ईथर का क्वथनांक भी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ेंगे, नहीं भाई, शुरू वाले गैस से तो क्वथनांक कम होगा, लेकिन उच्चतर सदस्य क्या होते जाता है आपका, ठोस अवस्था में आते हैं, द्रव अवस्था में आते हैं, तो वैसे वैसे क्या होते जाता है आपका, जैसे जैसे सदस्य की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, डाईप्रोपिल ईथर, है ना, डाई जो है ब्यूटिल ईथर या ब्यूटिल पेंटेल ईथर, ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ते जाता है, और घनत्व बढ़ने से आपका उसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर इनका जो क्वथनांक होता है वो एल्कोहल से क्या होता है, हमारा कम होता है ना। किससे हमारा भाई, अल्कोहल से क्या होता है हमारा, इसका जो क्वथनांक होता है वो हमारा कम होता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है उस अल्कोहल में जो बंध होता है वो ईथर में बनने वाला जो बंध होता है, ईथर के अणुओं के मध्य बनने वाला जो बंध होता है उनसे थोड़ा प्रबल होता है ना। अल्कोहल के अणु में जो बंध पाया जाता है उनमें प्रबलता होती है, और ईथर के जो अणु होते हैं उनके मध्य जो भी बंध पाया जाता है उनमें क्या होती है, दुर्बलता होती है। यही वजह है कि जो ईथर का क्वथनांक है वो अल्कोहल से क्या होती है आपकी, ईथर से ईथर क्वथनांक अल्कोहल से कम होती है। तो ये इसमें जो है क्वथनांक को लिखी जा सकती है। और एक इसमें लास्ट है विलयशीलता। विलयशीलता आप जानते हैं, वैसे विलयशीलता का मतलब होता है घुलनशील। तो अगर हम निम्नतर ईथर की बात करें, निम्नतर ईथर मतलब आपका ये डाईमेथिल ईथर की बात करें, है ना, या डाईएथिल ईथर की बात करें, या एथिल मेथिल ईथर की बात करें, है ना, ऐसा ये सब, ये जल में क्या होती है भाई, घुलनशील होती हैं। जल में क्या है, घुलनशील या विलयशील बोल सकते हैं, विलयशील होती हैं ना, विलयशील, ओके, विलयशील होती हैं, विलयशील होती हैं। विलयशील होती हैं क्यों होती हैं, क्योंकि ये पानी के साथ क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन बंध बनाती हैं। क्या बनाती हैं भाई, हाइड्रोजन बंध बनाती हैं। इसलिए हमारे जो निम्नतर सदस्य होते हैं एथिल के, वो जल में घुलनशील होती हैं। तो सबका रीजन क्या होती है हमारी, हाइड्रोजन बंध ही होती है। तो उसको आपको क्या करना है, देखना है। इतना में आपका भौतिक गुण क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या बात करते हैं, रासायनिक गुण की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर रासायनिक गुण को, जैसे अल्कोहल को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ रहे थे ना, कि जैसे अल्कोहल में एच डोनेट करने के आधार पर ऐसे करके पढ़ रहे थे ना भाई, एच डोनेट करने के आधार पर अलग अभिक्रिया, ओ एच डोनेट करने के आधार पर अलग अभिक्रिया, एल्किल समूह भाग ले उनका अलग अभिक्रिया। इस प्रकार से अब ये अभिक्रिया देख रहा था, वैसे ही यहाँ पर कुछ अभिक्रिया दिया गया है, उसको हमको क्या करना है, देखना है। तो इसमें पहला दिया है हमारा वो है एल्किल समूह का जो प्रक्रिया है उसको दिया है, मतलब जिसमें एल्किल समूह क्या करता है, भाग लेता है, आर भाग लेता है, ऐसा प्रक्रिया दिया है। मतलब ईथर का जब आर भाग ले तो उसको यहाँ पर एल्किल समूह की क्रिया बोलते हैं। और इसमें दिया है हमारा हैलोजनीकरण। हैलोजनी मतलब हैलोजन का योग। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, CH3 लिख देता हूँ मैं, है ना, इसमें जैसे लेते हैं और लिख करके हम लिख देते हैं CH3, और यहाँ पर लिख दिया CH2 और ये O, और यहाँ पर CH2 और ये CH3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लो Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये क्या करता है हमारा, ये आप जानते हैं किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला जो कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, दूसरा नंबर को बीटा बोलते हैं। तो ये जो क्लोरीन होता है, कितना क्लोरीन है अभी, 2 क्लोरीन है। ये जितना भी अल्फा हाइड्रोजन होता है ना वो धनात्मक प्रकृति का होता है। तो यहाँ से जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन 2 बार है हमारा, तो ये जो क्लोरीन होता है वो जाता है किसके पास, अल्फा हाइड्रोजन के पास, अल्फा कार्बन के पास, और एक हाइड्रोजन को हटा देता है। तो वो हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाता है, दूसरा हमारा जो क्या होता है, जो क्लोरीन होता है उसके साथ क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है भाई। तो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो एक क्लोरीन गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और वहाँ पर स्वयं जाके जुड़ गया, तो क्या बनता है हमारा, तो CH3 बनता है, CH2 बनता है, ये वो हो जाता है, यहाँ CHCl हो जाता है, और ये CH3। इसका नाम होता है हमारा अल्फा क्लोरो,
अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बोलते हैं, डाई एथिल ईथर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पुनः Cl2 के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो ये दूसरा जो नंबर का जो अल्फ़ा हमारा क्या हुआ है, बचा हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करता है, इसमें का HCl क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो क्या बनेगा, HCl फिर बन गया और एक हमारा यौगिक फिर से बन जाता है CH3 Cl और O और CHCl और ये हो जाता है CH3। इसको बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा, 2 बार आ गया तो क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो। तो अल्फ़ा अल्फ़ा डाइक्लोरो बोलते हैं ना, अल्फ़ा अल्फ़ा डाइक्लोरो है ना, डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका यौगिक क्या होता है, हमारा एल्किल समूह पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एल्किल समूह का अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अल्फा से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, आपको बन गया अल्फा अल्फा डाइक्लोरो ईथर। ठीक है, दूसरा है इथरी ऑक्सीकरण, इथरी ऑक्सीजन की क्रिया। ईथर में क्या होता है, आर और ओ और आर होता है, तो इनके पास 2 लोन पैराप्लेक्टान होता है। तो इस लोन पैराप्लेक्टान या ऑक्सीजन की वजह से जो प्रक्रिया होता है उसको हमको देखना है। इसके लिए यहाँ पर आपके बुक में ABC दिया गया है, बट हम लोग ए ही देखेंगे। सांद्र यहाँ पर लिख देते हैं जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया बोल सकते हैं, मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्या बोलते हैं इसको, क्रिया देखना है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, तो ईथर क्या होता है RO और ये होता है हमारा R। ठीक है, ये हो गया RO और ये क्या हो गया R। अब यहाँ पर आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पैराप्लेक्टान है, 1 और 1 2, ठीक है, और 1 और 1 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों पार्टिसिपेट करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है, जो कैसे टूटता है हमारा, H प्लस आयन और HSO4 माइनस आयन। ठीक है, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये जो प्लस वाला होता है बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, कमी होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, उस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रोवाइड करा देता है। रियल में प्रोवाइड कहाँ कराता है, वो क्या करता है, उसको जो है आपका बोल सकते हैं अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये हमारा यौगिक बनता है RO, यहाँ पर आ जाता है H, ये हो जाता है R और यहाँ पर HSO4, यहाँ पर माइनस होता है और ये हमारा प्लस होता है। या तो यहाँ पर आप प्लस नहीं लगाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप क्या करते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन प्लस हो जाता है। इसका नाम होता है डाई एल्किल है, तो एल्किल लिख देता हूँ, 2 बार आ रहा है ना, तो डाई एल्किल ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, या बाई सल्फेट बोल सकते हैं, ऑक्सोनियम है ना, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन है ना सल्फेट कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, ईथर होता है, ये हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये हमारा प्लस वाया होता है, माइनस होता है, तो ये उसको प्रोवाइड करा करके उसको अपने तरफ मिला लेता है। क्योंकि प्रोवाइड कर रहा है तो धन चार्ज आ जाता है और उसके साथ अपने मिला रहा है, तो इसी प्रकार की स्थिति निर्मित होता है। तो इसको बोलते हैं, 2 बार है तो डाई एल्किल, और ये ऐसा अगर निर्मित हो तो उसको ऑक्सोनियम के नाम से जाना जाता है और ये हाइड्रोजन सल्फेट होता है। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया भी हमारा ईथर क्या करता है, देता है, बताता है। हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया बोल रहा है अभी, हैलोजन अम्लों के साथ भी ये क्रिया करता है। हैलोजन अम्ल किसको बोलते हैं, जैसे HI HBr, जिसको सामान्य स्थिति में HX से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ROR, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए HX। इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये हमारा माइनस होता है और ये हमारा प्लस होता है, ये प्लस और ये माइनस। तो क्या बनेगा, देखो ये हो गया RO और H हो गया, और R और X क्या हो गया, निकल गया, क्योंकि इसका RO माइनस में ये प्लस वाला जुड़ गया, ये R और ये X में। इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको बोलते हैं एल्कोहल, और इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो इस तरीक़ा से आप एल्किल हैलाइड बता सकते हैं। अब R की जगह क्या रख दो, अगर आप CH3 रख दो, O रख दो, CH3 रख दो, ठीक है, और यहाँ पर H लो, और यहाँ पर मान लो आपके बुक में दिया है Br, तो Br ले लो। तो क्या होगा भाई, हमारा
ये होता है यहाँ से माइनस, ये होता है प्लस, ये प्लस और ये माइनस। तो पहले CH3O और ये H ले लो, मेथिल एल्कोहल बोलेंगे इसका नाम, क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल। और बचेगा क्या, में क्या बोलते हैं CH3 और ये Br, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथिल ब्रोमाइड। ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हैलोजन अम्ल। और इसका नाम क्या है भाई, डाईमेथिल ईथर। ओके, और इसका नाम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये हमारे इसके साथ भी हो गया। एसिड क्लोराइड बोल रहा है, एसिड क्लोराइड के साथ भी अभिक्रिया। एसिड क्लोराइड किसको बोलते हैं, RCOOCl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। इसमें क्या करना पड़ेगा आपका, RO, ये हो गया R प्लस RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया R। ठीक, प्लस माइनस करना आता है हमको, कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है हमारा, अगर हम देखें तो तोड़ते हैं भाई इसको माइनस में, और ये क्या करते हैं प्लस में तोड़ देते हैं। तो यहाँ Cl होगा ना, क्लोराइड बोल रहे हैं तो Cl। तो यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस होता है और ये हमारा होता है प्लस। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस और माइनस को निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा R, और एक हमारा क्या हो गया Cl। इसका नाम होता है एल्किल क्लोराइड बोलते हैं इसको, एल्किल क्या बोलते हैं, क्लोराइड। ठीक, तो बचा क्या फिर, ये R और ये निकल गया, तो क्या बचा है हमारा RC डबल बॉन्ड O, और इधर बचा है OR, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। देखो ये जो R है और ये Cl निकल गया, तो क्या बचा RCO और ये बचा है OR, जोड़ दिए, एस्टर आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप एसिड क्लोराइड के साथ भी क्रिया करा सकते हैं। निर्जलीकरण बोल रहा है आपका, इसका निर्जलीकरण बोल रहा है हमारा ईथर का। निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना है ना। तो अब निकाल दो भाई, जैसे ये दिया है CH3O और CH3, नाम क्या है ना, डाई मेथिल, और इसको बोलते हैं ईथर, तो नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। अब इसका निर्जलीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, एलुमिना है ना, Al2O3 कितना डिग्री पर, 360 डिग्री पर। तो पानी निकाल दो बस, इसमें से कुछ सॉरी करना है, H2O। तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन लो और एक ऑक्सीजन लो, तो क्या बच रहा है, इधर CH2 बच रहा है और ये CH2 बच रहा है। इसका नाम क्या हो जाता है, एथिन। तो आपका एथिन मिल गया। पानी निकाल दिया ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन, तो बचा CH2। इस प्रकार से आपका बन गया, निर्जलीकरण की प्रक्रिया खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया बोल रहे हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी क्रिया करके क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं भाई। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जैसे CH3O और CH3। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे करो, जल अवघटित हो रहा है बोल रहे हैं, तो यहाँ पर गर्म करने पर ईथर जल अवघटित होकर के एल्कोहल देता है, ऐसा CH3O और CH3 जल अवघटित करेंगे भाई, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ओके, तो ये H और OH पानी को बोलते हैं, और किसकी उपस्थिति में, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4। ठीक, तो यहाँ प्लस माइनस कर दो भाई, अल्कोहल बन गया आपका। ये माइनस होता है यहाँ से और ये आपका प्लस होता है, यहाँ से आप प्लस लो, एक माइनस लो, तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा 2CH3OH, मेथिल अल्कोहल आपका क्या हो जाता है, बन जाता है। और इसका नाम क्या होता है, डाई मेथिल ईथर। देखो CH3O है ना, तो CH3O हो गया, एक H आके जुड़ेगा तो CH3OH बनेगा, ये भी CH3 है, OH आके जुड़ेगा तो CH3OH बनेगा। अलग अलग लिखना चाहोगे तो अलग अलग लिख सकते हो, एक साथ लिखना चाहोगे तो एक साथ लिख सकते हो। ये हो गया। ये दिया है एल्कलीकरण, जिसमें हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा नया है। तो इसमें बेंजीन वाला है ज़्यादा, ये कौन सा वाला है, बेंजीन वाला है। तो बेंजीन वाला में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम बेंजीन लेते हैं। ठीक है, और इसमें ईथर वाला लेंगे, मतलब यहाँ पर O और CH3 ले लेता हूँ, एनीसॉल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनीसॉल।
अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे। तो इसका नाम क्या होता है आपका, एनीसॉल बोलते हैं, एनीसॉल, एनीसॉल, ठीक है, एनीसॉल। अब इस एनीसॉल को हम लोग क्रिया कराते हैं CH3 और ये Cl किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। आपको पता है ये निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। आपको पता है जितने बेंजीन वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करता है, हमारा अभिक्रिया देता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा कौन प्लस है और कौन माइनस। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। जो प्लस वाला होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलता है, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन प्लस वाले को वहीं पर जाके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाता है CH3 और यहाँ पर आ गया CH3, एक हमारा आर्थो पोजीशन पर और ये क्या होता है हमारा पैरा पोजीशन पर जाता है हमारा, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है हमारा ज़्यादा होता है। आप अनुनादी संरचना में क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये CH3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3 है ना, ऐसा करके। अब देखो इसका आर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है। एक चीज़ और, यहाँ पर जहाँ से जुड़ता है एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो वो जो हाइड्रोजन होता है हमारा Cl के साथ HCl बना लेता है। अब इसको बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं पैरा। बट इसको हम आर्थो ना बोल के इसकी स्थिति थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं आर्थो और ये हो जाता है आपका पैरा। तो आर्थो पोजीशन में क्या है, मेथॉक्सी है ना, तो आर्थो और लिख देता हूँ मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, आर्थो मेथॉक्सी। और ये ख़त्म हो गया तो टालुइन बचता है, तो इसका नाम हो जाता है टालुइन। तो आर्थो मेथॉक्सी टालुइन, इसको क्या बोलेंगे, पैरा मेथॉक्सी टालुइन, मेथॉक्सी, फिर इसको बोलते हैं टालुइन। तो नाम हो जाता है हमारा आर्थो मेथॉक्सी टालुइन और पैरा मेथॉक्सी टालुइन। और ये हमारा अभिक्रिया क्या कहलाता है, फ्रीडल क्राफ्ट। मतलब जब हम क्या करते हैं एनीसॉल को मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है भाई, मेथिल क्लोराइड। तो जब हम एनीसॉल को या मेथिल फेनिल हमारा जो क्या होता है आपका जो ईथर होता है उसको निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमको आर्थोमेथॉक्सी और पैरामेथॉक्सी टालुइन का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कहीं से भी पूछे लेकिन पूछता है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ना ही है। ये हमारा ये हो गया। दूसरा नंबर है हमारा बेंजीन नाभिक के साथ अभिक्रिया। देखेंगे भाई थोड़ा सा, बेंजीन नाभिक के साथ अभिक्रिया मतलब बेंजीन के साथ जो भी होता है ना, सब आर्थो और पैरा वाला पोजीशन ही आपको दिख रहा है, उसी पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। इस वजह से वहाँ पर आपको जो है अभिक्रिया देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर फिर से अनुनादी संरचना नहीं बनाना चाहता हूँ, आप पहले देख चुके हैं कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसके आधार पर ब्रोमनीकरण दिया गया है। ब्रोमनीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से पहले जैसा बेंजीन ले लेते हैं ऐसा करके, और यहाँ पर OH क्या करते हैं, लगाते हैं, OH बोलता हूँ, यहाँ पर हो जाता है O और ये हो जाता है CH3। नाम क्या है इसका, नाम एनीसॉल, एनीसॉल कहते हैं ना। एनीसॉल को अगर हम क्या करते हैं, ब्रोमनीकरण मतलब Br2 के साथ क्रिया कराते हैं। अब जो Br2 है वो Br और Br में टूट जाता है हमारा। अब Br में जब टूटता है तो इसमें विस्मान विदलन होता है, तो एक में माइनस और एक में प्लस। अब प्लस क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक है। अब वो कहाँ पर जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पर, क्योंकि आर्थो और पैरा पर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन रखे, यहाँ पर ये हो गया OCH3 और एक हो गया Br यहाँ पर, और एक और हम कर देते हैं यहाँ पर बेंजीन, और यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसको अच्छा से करना है भाई आपको ना, 6 कोना दिखना चाहिए, ये ऐसा करके, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर O और CH3, और ये कहाँ पर आता है, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर। और जहाँ से जुड़ रहे एक हाइड्रोजन क्या होता है, वहाँ से बाहर निकलता है, तो HBr क्या हो जाता है, यहाँ से माइनस हो जाता है। अब इस स्थिति में थोड़ा सा वरीयता कम ज़्यादा हो जाता है। ये हो जाता है हमारा आर्थो, ये हो जाता है पैरा। तो नाम क्या हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा आपका आर्थोब्रोमो, क्या बोलेंगे इसको, आर्थोब्रोमो है ना, एनीसॉल बोलते हैं, एनीसॉल, आर्थोब्रोमो एनीसॉल, ठीक है।
और इसको बोलते हैं पैराब्रोमोएनिसॉल, पैराब्रोमोएनिसॉल। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक को आर्थोब्रोमोएनिसॉल, एक को बोलते हैं पैराब्रोमोएनिसॉल। तो इस तरीक़ा से ब्रोमीकरण क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है, इसमें और कुछ नहीं करना है। आगे नंबर है हमारा, ठीक है, एक इसमें और आता है दूसरा नंबर हम देखें तो नाइट्रीकरण। कौन सा होता है भाई? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण की अगर हम बात करें, नाइट्रीकरण में होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बेंजीन ले लेते हैं, ये वो CH3 ले लेते हैं, एनिसॉल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? एनिसॉल। और इसको हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है H2SO4, ठीक है। इस स्थिति में नाइट्रिक अम्ल टूटता है, किसमें टूटता है? OH और NO2। तो ये NO2 प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है। तो प्लस वाला ही इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है, कहाँ कहाँ जुड़ सकता है हमारा? आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। तो OCH3 ये खो जाता है NO2 यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको फिर से अच्छे से बना देते हैं। तो ये आपका बेंजीन हो गया और यहाँ पर OCH3 और एक हमारा जुड़ जाता है हमारा यहाँ पर, और जहाँ से जुड़ रहा है वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो वो OH के साथ H2, क्योंकि OH है, जहाँ से जुड़ेगा हाइड्रोजन तो H2। इसमें नाम दे देते हैं पहले जैसा ही, है ना, इसमें कुछ नहीं करना है। आर्थो है, ये पैरा है। तो आर्थो में क्या है हमारा? नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो, और इसको बोलते हैं एनिसॉल, एनिसॉल। और इसका नाम क्या होता है हमारा? पैरा नाइट्रो एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। तो आर्थोनाइट्रो एनिसॉल और पैरानाइट्रो एनिसॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा नाइट्रीकरण होता है। तो ऐसा भी अभिक्रिया आपको दे सकता है, ये भी पोटेंट है। चलिए अब हम अंतिम की ओर चलते हैं। ये दिया है ईथर का, लास्ट में क्या दिया है? उपयोग दिया गया है, और ईथर का उपयोग आपका दिया गया है। पहला तो उद्योगों में विलायक के रूप में, जैसे तेल हो गया, रेजिन हो गया, गोंद आदि को घोलने में इसका प्रयोग किया जाता है ना, उद्योगों में, ठीक। दूसरा, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है विलायक के रूप में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ना, ये हो गया। रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। वर्तमान में यहाँ पर जो है इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक, निश्चेतक के रूप में, ठीक है। और एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का उपयोग जो है हमारा पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। और धुआं रहित पाउडर बनाने में और सुगंधित उद्योग में, मतलब जहाँ पर खुशबूदार कोई चीज़ बनाया जाए उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आपका ये जो हमारा अध्याय है अल्कोहल, फिनाल और ईथर, वो यहीं पर क्या होता है आपका समाप्त होता है। और आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है आगे का जो लेसन है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये हम लोग देखने वाले हैं भाई।